मेरे डाटा में अगर डिफरेंस हो, मेरा डाटा आप याद रखिएगा, समझ गए। हम लुसेंट से बेहतर ऑथेंटिक सोर्स से हम आपको डाटा लिखाते हैं, समझ गए। चलिए आ जाइए। अब जो अगला चैप्टर है, प्रमुख भारतीय विद्रोह, चैप्टर नंबर 7, प्रमुख भारतीय विद्रोह, प्रमुख भारतीय विद्रोह। चलिए इसकी बात करेंगे हम लोग, इसको जानेंगे। प्रमुख भारतीय विद्रोह, देखिए आपको कभी कताल यहां से प्रश्न पूछा जाता है। सामान्य तौर पर ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बीपीएससी का काफी फेवरेट टॉपिक है, बीपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है। और इस बार बीपीएससी मेंस में, बीपीएससी पीटी में तो इससे पूछा ही पूछा जाता है, बीपीएससी मेंस में भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है। लेकिन अगर बिहार दरोगा परीक्षा की बात करें तो बिहार दरोगा परीक्षा का ये फेवरेट टॉपिक नहीं है। लेकिन आपके सिलेबस में भारत का इतिहास है और भारत के इतिहास में छोटे छोटे विद्रोह हुए हैं, तो आपके सिलेबस का ये पार्ट है। भले यहां से बीपीएससी बोर्ड प्रश्न ना पूछे, लेकिन आपके सिलेबस का पार्ट है, इसलिए आपको पढ़ना है। देखिए कहा जाता है कि स्मार्ट स्टडी कीजिए, यानी जहां से क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है उसको पढ़िए। लेकिन कभी काल बोर्ड क्या करता है, जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछता है वहां से पूछबे नहीं करता है, वहां से क्वेश्चन पूछता है जहां से कभी नहीं पूछा है। कभी कभी बोर्ड ऐसा करता है। तो हमारा अपना मानना है, युद्ध भूमि में जब आप उतरिए, हर प्रकार का हथकंडा लेकर के उतरिए, हर प्रकार का अस्त्र लेकर के उतरिए। जो पूछा जाए, जहां से पूछा जाए वहां से जवाब दे करके आइए। तो जैसे 1857 का विद्रोह हुआ, 1857 का विद्रोह तो अपने आप में होने वाला एक व्यापक और बड़ा विद्रोह, एक व्यापक और बड़ा विद्रोह था, व्यापक आंदोलन था, बड़ा आंदोलन था। लेकिन 1857 के विद्रोह के अलावे भी भारत में बसने वाली जनजातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। भारत के किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। भारत के मजदूरों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। भारत के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। तो 1857 के विद्रोह से इतर, 1857 के विद्रोह से अलग जो कुछ छोटे छोटे आदिवासियों ने विद्रोह किया है, किसानों ने विद्रोह किया है, मजदूरों ने विद्रोह किया है, उन विद्रोहों के विषय में ही इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। अब देखिएगा, जो आपको नोट दिए हैं उसमें भाषा काफी तागड़ा लिख दी है। बीएल ग्रोवर, ज्ञानचंद यादव, विपिन चंद्रा, इसके बाद एक पुस्तक आता है पलासी से आजादी तक, उसका नाम देखिए भूल रहे हैं, बड़ी जबरदस्त बुक है आधुनिक भारतीय इतिहास का।
उससे जबरदस्त बुक हम देख भी नहीं किए हैं आज तक, उस राइटर का नाम भूल गए। हम पढ़ते हैं वो बुक, वहां सब यानी कई सारे चीजों से उठा करके जो है इसमें जो भूमिका दिया गया है, भूमिका का भाषा काफी टफ है, लेकिन भूमिका में हम क्या लिखे हैं आप समझिएगा, कुछ भी नहीं लिखे हैं, आसान भाषा में इसको समझिए। देखिए, एक तो आपको आदिवासी ने विद्रोह किया, आदिवासी को ही जनजाति कहा जाता है, आदिवासी को ही क्या कहा जाता है, जनजाति। तो आदिवासी विद्रोह या जनजाति विद्रोह भारत में पाई जाने वाली जनजाति है। संथाल, मुंडा, हो, उराव, ये सब भारत में पाई जाने वाली जनजाति है। और भारत में पाई जाने वाली जनजातियों के द्वारा जो विद्रोह किया गया उसी को जनजातीय विद्रोह कहते हैं। जनजातीय विद्रोह में या आदिवासी विद्रोह में आप मुंडा विद्रोह पढ़ेंगे, आप हो विद्रोह पढ़ेंगे, आप संथाल विद्रोह पढ़ेंगे, ये तमाम विद्रोह पढ़ेंगे। जनजातियों के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। अब प्रश्न ये उठता है कि जनजातियों ने विद्रोह क्यों किया। प्रश्न ये उठता है कि जनजातियों ने आखिरकार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह क्यों किया। देखिए, जनजाति या आदिवासी, जनजाति या आदिवासी कहां रहता था? तो जनजाति या आदिवासी रहता था जंगल में, वन में, जंगल में, वन में, पहाड़ पर जनजाति या आदिवासी रहता था। और नेचुरल लॉ, प्राकृतिक नियम, नेचुरल लॉ यानी प्राकृतिक नियम यह कहता है कि जंगल यानी वन पर आदिवासियों का अधिकार होगा। वन आदिवासियों की संपत्ति है, फॉरेस्ट आदिवासियों की संपत्ति है, जंगल आदिवासियों की संपत्ति है। जैसे आप इसको ऐसे समझिएगा, जैसे हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी का जो संपत्ति है उस पर नेचुरल लॉ के तहत हमारा अधिकार होगा, प्राकृतिक नियम के तहत हमारा अधिकार होगा, ना कि किसी अन्य का अधिकार होगा। तो अब आदिवासी अपनी उत्पत्ति से ही, जब से आदिवासियों की उत्पत्ति हुई है, आदिवासी अपने उत्पत्ति से ही जंगलों में निवास करता था। इसीलिए नेचुरल लॉ यह कहता है कि जंगल या वनों पर आदिवासियों का अधिकार होगा, और अधिकार था। लेकिन अंग्रेज जब भारत आया, अंग्रेज कौन था? अंग्रेज फिरंगी था, अंग्रेज विदेशी था। अंग्रेजों को भारत के लोगों की भावनाओं से कोई मतलब नहीं था। अंग्रेज व्यापारी था। अंग्रेजों ने राष्ट्रीय वन नीति लाई, और अंग्रेजों ने राष्ट्रीय वन नीति लाकर यह घोषणा किया कि वन यानी फॉरेस्ट पर, जंगल पर, वन यानी फॉरेस्ट पर, जंगल पर अब आदिवासियों का अधिकार नहीं होगा। वन अब सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया, और वन पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया, फॉरेस्ट पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया।
जंगल पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने राष्ट्रीय वन नीति लाकर जंगल को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया, वन को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। अब भारत में रहने वाले आदिवासियों के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। वन को तो अंग्रेजों ने सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया है, अब हम रहेंगे कहां? तो आदिवासियों के रहने या आवास को लेकर संकट का बादल छा गया। तो आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। दूसरा, आदिवासी बहुत स्वाभिमानी प्रकृति के होते थे, बहुत स्वाभिमानी होते थे आदिवासी। और अंग्रेज क्या करता था, आदिवासी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया करता था। जैसा कि एक हाल फिलहाल की किसी फिल्म में दिखाया गया है, ट्रिपल आर, हाँ ट्रिपल आर, RRR, हाँ उसमें दिखाया गया है। जो गोदना बनाती थी एक लड़की, उसको लेकर के चले गया था ना, तो सिनेमा में भी दिखाया गया है ये चीज। और उसकी मां को मार दिया था ना जी। अगर सिनेमा आप देखे होंगे तो देखिए, सिनेमा देखना चाहिए, सप्ताह में कम से कम एक सिनेमा जरूर देखिए आप। पैसा कौन देगा? है महाराज, मोबाइल में 10 रुपया में 10 सिनेमा भराइए HD क्वालिटी में, और शनिवार को रात में देखिए और रविवार को सुबह देर तक सोइए। समझ गए? बता दिए कब देखना है, कब सोना है? ओ, क्लास रहता है, सुबह में कहाँ रहता है? शाम में न रहता है महाराज। सिनेमा पर इतना पैसा खर्च होता है महाराज, करोड़ों रुपया लगता है, आप नहीं देखिएगा तो कौन देखेगा बताइए? हम तो देखिए, हम हर सिनेमा देखते हैं और हम भी वही करते हैं। रूम में टीवी लगाए हुए हैं, बगल वाला को देते हैं अपना पेन ड्राइव भरा के, 10 को ला देता है, बहुत दिन तक चलते रहता है। समझ गए? तो हम भी सिनेमा हॉल में जाके नहीं देखते, फालतू का सिनेमा हॉल में जाना फालतू का पैसा बर्बादी है। चलिए, हाँ, तो आप समझिएगा इस बात को कि जो आदिवासी महिला होती थी, आदिवासी महिलाओं के साथ अंग्रेज दुर्व्यवहार किया करता था। तो आदिवासी पुरुष इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। यह भी एक कारण था, आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। तो आदिवासियों के विद्रोह के ये कारण थे। अब देखिएगा, अंग्रेज भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अब कहिएगा कैसे हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया? तो अंग्रेज आदिवासियों से उसका जमीन ले लिया, यह राजनीतिक क्षेत्र का हस्तक्षेप हुआ। फिर आदिवासियों के द्वारा अपने देवी देवता को खुश करने के लिए नर बलि प्रथा का आयोजन किया जाता था, जिसको अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने समाप्त कर दिया। तो धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप हो गया ये। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारत के आदिवासियों की जो पुरातन व्यवस्था थी,
उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और जब उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया तो फिर जो है आपको आदिवासियों ने विद्रोह किया। अब एक एक करके हम लोग आदिवासी विद्रोह को जानेंगे, लेकिन आदिवासियों के अलावे भारत के किसानों ने विद्रोह किया। भारत के किसानों ने विद्रोह किया, जिसे किसान आंदोलन कहा जाता है। भारत के किसानों ने विद्रोह किया, जिसे किसान आंदोलन कहा जाता है। अब देखिएगा किसान आंदोलन क्यों हुए। ब्रिटिश सरकार की जो आर्थिक नीतियां थी, चाहे वह अस्थाई बंदोबस्त हो, रैयतबारी बंदोबस्त हो, या महलबारी बंदोबस्त हो, या अन्य कोई भी बंदोबस्त हो, हर बंदोबस्त के माध्यम से अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं किसानों का शोषण किया। और किसानों का शोषण अंग्रेजों ने ही नहीं, बल्कि किसानों का शोषण भारत के भीतर भारतीय मूल के जमींदारों ने, भारतीय देशी रियासत के राजाओं ने भी भारतीय किसानों का शोषण किया। तो जो किसान विद्रोह था, अगर आप किसान विद्रोह की बात करेंगे तो किसान विद्रोह सिर्फ अंग्रेज के खिलाफ नहीं हुआ था, बल्कि किसान विद्रोह अंग्रेजों के साथ साथ भारतीय जमींदार और भारतीय राजा महाराजाओं के खिलाफ भी हुआ था। अब किसान विद्रोह क्यों हो रहे थे, किसान विद्रोह के क्या कारण थे, किसान विद्रोह क्यों हो रहे थे और किसान विद्रोह के क्या कारण थे। तो किसान विद्रोह क्यों हो रहे थे और किसान विद्रोह के क्या कारण थे, इसको आप थोड़ा समझिएगा। देखिए, अंग्रेज अपने मन मुताबिक जब चाहे तब लगान की दर बढ़ा देता था, लगान की दर, कर की दर, टैक्स की दर बढ़ा देता था। जैसे मोदी जी का जब इच्छा होता है पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा देते हैं अपना। अगर किसी राज्य में चुनाव होना है तो उस राज्य में पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर का दाम घटा देते हैं। ऐसा एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको। और जिसमें चुनाव नहीं होना है वहां बढ़ा देते हैं। तो इस सब के निर्धारण में सरकार का योगदान होता है। अभी अगर भारत सरकार चाहे तो पेट्रोल 70 रुपये लीटर आ सकता है, लेकिन फिर भारत सरकार के इनकम कम होने लगेंगे, देश की अर्थव्यवस्था बेपटरी हो जाएगी। फिर मोदी जी 9000 के जहाज पर कैसे चढ़ पाएंगे, 1.5 लाख का पेन कैसे रख पाएंगे, 5 लाख का चश्मा कैसे पहन पाएंगे। अरविंद केजरीवाल जो है कालीने 20 लाख का कैसे अपने दरबार में बिछा लेगा। तो ये सब भी तो है, समझ गए। पैसा की बर्बादी बहुत करता है राजनेता सब, चाहे कोई भी हो, ठीक है, मोदी हो, राहुल हो, केजरीवाल हो या कोई भी हो, बहुत पैसा की बर्बादी कर, बेवजह फालतू, समझ गए। अपना ठाठ बाट दिखाता है, ठाठ बात। यहां पर भारत के लोग को खाने के लिए नहीं मिलता है, कभी गांधी मैदान जाइए ना, समझ गए। नीतीश कुमार है यहाँ का। ओ नेता का मतलब होता है गांधी जैसा नेता होना चाहिए, गांधी जी जैसा नेता होना चाहिए। बताइए, एक धोती में आधा ओढ़ता था, आधा पहनता था। आज के मोदी जी को देखिएगा तो वो अपना सूट पर पूरा मोदी मोदी लिखा लेते हैं।
एक दिन में 4 गो सभा करेंगे तो 4 गो ड्रेस बदलेंगे। गांधी जी एगो धोती पर लंदन चले गए, लंदन से आ गए एगो धोती पर, समझे। चलिए खैर छोड़िए। हाँ, तो जैसे आज की सरकार टैक्स के निर्धारण में कहीं कम कहीं ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा कर देती है, उसी प्रकार से जो है अंग्रेजी सरकार अपने मन मुताबिक लगान की दर बढ़ा देता था अपने मन से। अब होता यह था कि कहीं पर सूखा पड़ गया, कहीं पर अकाल पड़ गया, इसके बावजूद भी किसानों को रियायत नहीं दी जाती थी। और जब इसके बावजूद किसानों को रियायत नहीं दी जाती थी तो किसान अपना विद्रोह पर उतर आया, किसान विद्रोह करने लगा। किसान विद्रोह के अंतर्गत आप अवध के एका आंदोलन को पढ़ेंगे, फिर जो है चंपारण सत्याग्रह को पढ़ेंगे। चंपारण सत्याग्रह किसान विद्रोह ही है, और भी कई सारे विद्रोहों को आप पर, हाँ, खेरा भी जो है किसान आंदोलन ही है, बारदोली भी किसान आंदोलन ही है, मोपला भी किसान आंदोलन ही है। इन सभी को आप यहां पर पढ़ेंगे, किसान आंदोलन में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद मजदूरों ने विद्रोह किया। अब अंग्रेज भारत में कारखाना खोला था और कारखाना में भारतीय मूल के लोग मजदूरी किया करते थे। मजदूरों से अंग्रेज 18-18 घंटा काम करवाता था, 18-18 घंटा काम करवाता था मजदूरों से। छोटा बच्चा तक से काम करवाता था, 4 बरस, 5 बरस, 6 बरस, 7 बरस। महिलाओं से काम करवाता था, महिला गर्भवती भी होती थी फिर भी जबरदस्ती काम करवाता था। यानी जो अंग्रेजी शासन रहा है ना, काफी क्रूर और अत्याचारी शासन रहा है, काफी क्रूर और अत्याचारी शासन अंग्रेजी शासन रहा है। इसलिए तो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ और स्वतंत्रता आंदोलन के राजनेताओं ने अंग्रेजों का विरोध किया, अंग्रेजों को भारत से बाहर करने के लिए आंदोलन किया और अंततः अंग्रेज भारत से बाहर हो गए। ये विद्रोहों के पृष्ठभूमि के विषय में हमने आपको बताया। इतना बात आपके समझ में, आपके दिलो दिमाग में निश्चित तौर पे रहनी चाहिए। तो कुछ समझ पा रहे हैं आप कि आखिरकार जनजातियों ने या आदिवासियों ने या किसानों ने या मजदूरों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्यों विद्रोह किया? कुछ समझ पा रहे हैं? अब देखिए यहां पर एक बात, नोट में जो डाटा है अलग अलग सोर्स से लिया गया है। आप जो लुसेंट पढ़ते हैं उससे डाटा इतर होगा, उसके आसपास का डाटा होगा। लुसेंट का भी डाटा सही है, हमारा भी अपना डाटा सही है। अब यहां पर जो जनजातीय आंदोलन या किसान आंदोलन सब है, ये सब आंदोलन, जैसे हाल फिलहाल का किसान आंदोलन देख लीजिए, 1 बरस से ज्यादा चला। तो किसान आंदोलन कई वर्षों तक चलते रहता था, जनजातीय आंदोलन कई वर्षों तक चलते रहता था। किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन की हम लोग बात करें तो जो किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन है, ये सब आंदोलन कई वर्षों तक चलते रहता था। तो इसलिए ईसवी के चक्कर में आप नहीं पढ़ेंगे कि लुसेंट में फलना है, नोट में चिलना है और फलना किताब में ढेकना है। नहीं पढ़ेंगे डाटा के चक्कर में, जो नोट में है उसको याद रखेंगे। और दूसरा चीज, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो ज्यादा महत्वपूर्ण है किस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है, किस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ईसवी आप नहीं भी याद रखते हैं तो बहुत ज्यादा
आपके कंपटीशन के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें पूछा ही नहीं जाता है, ऐसी भी बात नहीं है। कभी कताल इसमें भी पूछा जाता है, लेकिन इसमें कभी कताल या ना के बराबर पूछा जाता है। लेकिन नेतृत्व करता, क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे तो नेतृत्व करता हमेशा पूछा जाता है, नेतृत्व करता हमेशा पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में जिस बात पर सबसे ज्यादा आपका फोकस रहना चाहिए वह बात है किस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, किस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, इस बात पर आपका जोर ज्यादा होना चाहिए। बात समझ में आया? तो इस चैप्टर में नोट के हर बात को याद नहीं रखिएगा, नेतृत्वकर्ता कौन थे मूल तौर पर इसको याद रखिएगा, फिर आगे पढ़ाएंगे, आगे बताएंगे। इसके अलावे किसका वर्ष भी याद रखना है। अब इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, 5 बरस से पढ़ा रहे हैं, अनुभव तो हो ही गया है कि क्या याद रखना है, क्या याद नहीं रखना है। तो अब देखिएगा एक एक करके हम लोग औपनिवेशिक काल में हुए। औपनिवेशिक काल मतलब ब्रिटिश काल, मतलब जब अंग्रेजों का भारत में शासन था। जगह जगह औपनिवेशिक काल शब्द का प्रयोग होगा। तो औपनिवेशिक काल का अर्थ आप क्या समझेंगे? तो औपनिवेशिक काल का अर्थ आप समझेंगे जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, जब भारत में ब्रिटिशों का शासन था, जब भारत में ब्रिटिशों का शासन था या जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। औपनिवेशिक शासन का मतलब आपको यह समझना है। और देखिए औपनिवेशिक शासन में विद्रोह होने का कारण यह भी था कि अंग्रेज जो है ना भारत के लोगों के जीवन में इंटर कर गया था। मतलब अंग्रेज यह चाहता था हमारी जो अपनी परंपरा है, हमारी जो अपनी संस्कृति है, यानी भारत की जो संस्कृति है, अंग्रेज यह चाहता था कि भारत के लोग भारत की संस्कृति को भूल जाए। भारत के लोग हिंदू देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश शिव पार्वती को भूल जाए और वो ईसा मसीह की पूजा करने लगे। ये सब अंग्रेज चाहता था। भारत की जो विवाह पद्धति है या भारत की जो अन्य पद्धतियां हैं, भारत की जो संस्कृतियां हैं, उस पर अंग्रेज कुठाराघात किया, उस पर अंग्रेज प्रहार किया। और फिर अंग्रेजों की अगर हम लोग बात करें तो हाँ, कहां जा तो भारतीय संस्कृति पर भी अंग्रेज प्रहार कर रहा था। यह भी एक कारण था कि ये सब विद्रोह हुए। अब आते हैं एक एक करके बताते हैं कौन विद्रोह क्यों हुआ, कब हुआ, किसका नेतृत्व किसने किया। जब आप नोट में आएंगे तो सबसे पहला होगा मेरे ख्याल से चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह होगा, फिर विजयनगरम का विद्रोह होगा, फिर गंजाम विद्रोह होगा, फिर पॉलीगर विद्रोह होगा, फिर बेलूथम्पी विद्रोह होगा, फिर भील विद्रोह होगा, फिर बघेरा विद्रोह होगा, फिर रामोसी, फिर चित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह होगा। ये तमाम विद्रोह होगा। तो अब समझिएगा, आप यहां पे आइए। चुआर विद्रोह, चुआर विद्रोह देखिए, ध्यान दीजिएगा। चुआर विद्रोह, चुआर विद्रोह ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। एक तो पहली बात यह है कि चुआर विद्रोह जो है ना बंगाल में हुआ था। कहां हुआ था? बंगाल।
और देखिए दूसरी बात, एक बात हम आपको बताए थे यहां पर, एक बात हम आपको ये बताए हैं अभी कि इस चैप्टर में याद क्या रखना है, तो विद्रोह का नेतृत्व करता। और दूसरी बात, कौन विद्रोह कौन राज्य में हुआ है ये भी याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा, पूछा गया है मोपला विद्रोह किस राज्य में, पाइक विद्रोह किस राज्य में, नागा विद्रोह किस राज्य में। तो दो बात यहां तक। और तीसरा, जहां पर जरूरत होगा ईस्वी, जिसका ईस्वी जरूरत होगा वहां पर हम इंगित कर देंगे कि फलना विद्रोह का ईस्वी भी आप याद रखिएगा। जैसे देखिए मुंडा विद्रोह का ईस्वी याद रखना है। संथाल विद्रोह का ईस्वी भी याद रखना है। तो कुछ विद्रोह हैं जिसके ईस्वी भी याद रखने हैं। तो अब चुआर विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो जो चुआर विद्रोह है, चुआर विद्रोह बंगाल में हुआ था। कहां हुआ था? बंगाल में हुआ था, बंगाल में हुआ था। अब प्रश्न ये उठता है कि चुआर विद्रोह क्यों हुआ था? चुआर विद्रोह क्यों हुआ था? देखिए चुआर विद्रोह क्यों हुआ था। देखिए अंग्रेजों ने सबसे पहले कब्जा बंगाल का किया, सबसे पहले बंगाल को अपने अधीन किया, और फिर अंग्रेजों ने बंगाल में लगान की दर बढ़ा दी। अंग्रेजों ने बंगाल में क्या किया? लगान की दर बढ़ा दिया, कर की दर बढ़ा दिया, टैक्स की दर बढ़ा दिया। अंग्रेजों ने बंगाल में जो लगान की दर बढ़ा दिया, उसी को लेकर बंगाल के अलग अलग क्षेत्र के छोटे छोटे राजाओं ने विद्रोह का नेतृत्व किया। और अंग्रेजों की अगर आप बात करेंगे तो अंग्रेज लगभग हर विद्रोह को दबा देता था। अपनी सैन्य क्षमता के बल पर, अपनी फूट डालो राज करो की नीति के तहत दबा देता था। जैसे अंग्रेज क्या करता था, जैसे मान लिया जाए किसी क्षेत्र का कोई राजा विद्रोह किया, तो अंग्रेज क्या करता था? उस क्षेत्र के उस राजा के प्रतिद्वंदी को अपने में मिला लेता था और फिर विद्रोह को दबा देता था। या फिर इसको ऐसे समझिए, जैसे संथाल विद्रोह है, संथाल विद्रोह हो रहा है, संथाल जाति के लोग विद्रोह कर रहे हैं। अब संथाल जाति के ही कुछ लोग विद्रोह कर रहे हैं और कुछ लोग को अंग्रेज अपने में मिला लेता था। जैसे मोदी जी जब किसान आंदोलन हो रहा था, तो जो वास्तविक किसान था वो आंदोलन कर रहा था, लेकिन मोदी जी अपना फेक किसान बना लिया था और उसको कह रहा था कि आपका ये नया कानून सही है। और फेक किसान जो है अपना कह रहा था कानून सही है, लेकिन फेक फेक होता है, गलत गलत होता है, असत्य असत्य होता है। अंततः मोदी जी को किसान आंदोलन, किसान कृषि कानून जो है, 3 कृषि कानून वापस लेना पड़ा, क्योंकि जो किसान सत्य था, जो वास्तविक किसान था, वो तो धरना पे बैठा हुआ था। तो कैसे ने मोदी जी वापस लेंगे? उत्तर प्रदेश का चुनाव था, उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होता तो मोदी जी जल्दी झुकते ना, लेकिन किसान झुका दिया। और देखिए जो पहलवान सब है, ये सब भी झुकाएगी मोदी जी को, निश्चित तौर पर झुकाएगी, समझ गए। लेकिन इतना गंभीर आरोप है, मोदी जी को सख्त एक्शन लेना चाहिए था, समझ गए। अरे प्रधानमंत्री होना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री जैसा, प्रधानमंत्री होना चाहिए इंदिरा गांधी जैसा, प्रधानमंत्री होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू जैसा, प्रधानमंत्री होना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी जैसा, ना कि मोदी जैसा, समझ गए। अटल बिहारी वाजपेयी बताते हैं हम आपको, लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे 1965 में, पाकिस्तान आक्रमण कर दिया, खुले मन से लाल बहादुर शास्त्री बोले। उस समय भारत के पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी आज तो भारत के पास बहुत कुछ है। खुले मन से भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बोले,
मैं खुले तौर पर युद्ध की घोषणा करता हूं पाकिस्तान के खिलाफ, और मैं पाकिस्तान के साथ सख्ती से पेश आऊंगा। और उस समय आपको जानकर आश्चर्य होगा, अमेरिका पाकिस्तान के समर्थन में था, लेकिन फिर भी लाल बहादुर शास्त्री ने मीडिया में आकर के सबके सामने कहा, मैं पाकिस्तान के साथ सख्ती से पेश आऊंगा, चाहे पाकिस्तान का समर्थन अमेरिका करे या विश्व के अन्य कोई भी देश करे, हमको उससे खास फर्क नहीं पड़ता है। समझिए, ऐसे थे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जब कारगिल युद्ध हो रहा था, उसमें भी अमेरिका दोगलापन कर रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी भी बोलेंगे लड़ेंगे हम, और अटल बिहारी वाजपेयी लड़े कारगिल का युद्ध। अभी तो मोदी जी सिर्फ कहने के लिए 56 इंच का सीना है। चीन भारत का बहुत जमीन हड़प लिया है, कहां लाल आंख दिखा देता है। अरे एक बार युद्ध हो जाए, क्या दिक्कत, नहीं न करेगा। तो उसके लिए गॉड्स होना चाहिए, ठीक है, गॉड्स होना चाहिए। चलिए, तो खैर छोड़िए, क्या बता रहे थे, चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह जो है बंगाल में हुआ था, और बंगाल में जो है चुआर विद्रोह छोटे छोटे राजाओं के नेतृत्व में हुआ था। कुछ राजाओं ने बंगाल में जो चुआर विद्रोह का नेतृत्व किया था, जगन्नाथ सिंह, दुर्जन सिंह जैसे नेताओं ने, जैसे राजाओं ने, राजा हुआ करते थे, ये बंगाल के छोटे छोटे क्षेत्र के राजा हुआ करते थे। जगन्नाथ सिंह, दुर्जन सिंह जैसे राजाओं ने चुआर विद्रोह का नेतृत्व किया था, और चुआर विद्रोह का कारण था लगान की दर में वृद्धि का होना। तो यहां पर दो बात याद रखना है। पहली बात, चुआर विद्रोह कहां हुआ था? हो, चुआर विद्रोह कहां हुआ था? दूसरी बात, चुआर विद्रोह के नेतृत्व करता, चुआर विद्रोह के नेतृत्व करता, चुआर विद्रोह के नेतृत्व करता आए। चलिए, इसके बाद आगे देखिएगा, आगे है आपको कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे पढ़ाएंगे, उससे तो कोई दिक्कत नहीं ना। वेलुथम्पी विद्रोह, वेलुथम्पी विद्रोह। देखिए, वेलुथम्पी विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो वेलुथम्पी विद्रोह जो है केरल में हुआ था। वेलुथम्पी विद्रोह कहां हुआ था? केरल में, केरल में, केरल में। अब प्रश्न ये उठता है कि वेलुथम्पी विद्रोह केरल में क्यों हुआ था? वेलुथम्पी विद्रोह केरल में क्यों हुआ था? देखिए, आप सब लोग इस बात से अवगत हैं कि लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि लागू किया, और सहायक संधि के तहत लॉर्ड वेलेजली, सहायक संधि के तहत लॉर्ड वेलेजली अलग अलग क्षेत्रों को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला रहा था। तो लॉर्ड वेलेजली ने केरल के राजा पर दबाव बनाया ताकि केरल सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दे, लेकिन केरल के राजा ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, कहा ना करेंगे हम हस्ताक्षर। तो फिर अंग्रेजों ने केरल के राजा को गद्दी से हटा दिया, और उस समय केरल के दीवान हुआ करते थे वेलुथम्पी, केरल के दीवान हुआ करते थे वेलुथम्पी, और केरल के दीवान वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसी विद्रोह को इतिहास में वेलुथम्पी विद्रोह कहा जाता है। यह विद्रोह 1801 से 1805 तक चला था। याद रखने की जरूरत ना है कब चला था। सॉरी, 1808 से 1809, हाँ ठीक है सॉरी, 1801 से 5 बोल दी, नहीं सॉरी, 1808 से 1809। अब देखिएगा यहां पर क्या याद रखना है, यहां पर क्या याद रखना है।
यहां पर जो है आपको ये बात याद रखना है कि वेलुथम्पी विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? केरल में। कौन राज्य में? कौन राज्य में? और इस चैप्टर में जो जो बोल रहे हैं उतना याद रखिए, फालतू का डाटा पे मत जाइएगा। होगा तो इस चैप्टर का शॉर्ट नोट हम आपको दे देंगे, ये तो बृहद है, शॉर्ट नोट दे देंगे हम आपको, समझ गए? लिख करके दे देंगे, उतना ही चीज आप याद रख लीजिएगा, समझ गए? चलिए, इसके बाद आगे है कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह। कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह, चेन्नम्मा विद्रोह। देखिए, ध्यान दीजिएगा, कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह। पहली बात तो यह है कि जो कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह है, यह विद्रोह 1824 से 1829 तक चला था। और इस विद्रोह का ईस्वी याद रखिएगा। क्यों याद रखिएगा? एनसीईआरटी में डाटा बहुत कम रहता है, कंसेप्ट ज्यादा रहता है, लेकिन एनसीईआरटी ने इस विद्रोह का डेट दिया है, इसलिए हम बोल रहे हैं इस विद्रोह का डेट भी आप याद रखिएगा। यह विद्रोह हुआ है 1824 से 1829 और यह विद्रोह हुआ है कर्नाटक में। कहां हुआ है? कर्नाटक में। तो यह विद्रोह 1824 से 1829 के दौरान कर्नाटक राज्य में हुआ है। कर्नाटक, कर्नाटक। देखिए, कर्नाटक की अगर हम लोग बात करें तो जो कर्नाटक है, कर्नाटक में पहले विजयनगर साम्राज्य अस्तित्व में हुआ करता था। विजयनगर साम्राज्य पढ़ाए हैं हम आपको, विजयनगर साम्राज्य। कर्नाटक के राजा 1820 के दशक में हुआ करते थे। राजा मल्ल सर्जा, राजा मल्ला सर्जा 1820 के दशक में कर्नाटक के राजा हुआ करते थे, राजा मल्ला सर्जा। देखिए, राजा मल्ला सर्जा का निधन हो गया। राजा मल्ला सर्जा के निधन होने के बाद राजा मल्ला सर्जा की पत्नी थी रानी चेन्नम्मा। राजा मल्ला सर्जा जो कि कर्नाटक के राजा हुआ करते थे, कर्नाटक के कित्तूर क्षेत्र के राजा हुआ करते थे, उनके निधन होने के बाद अंग्रेजों ने कर्नाटक का क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन कर्नाटक के राजा की पत्नी चेन्नम्मा, चेन्नम्मा उसकी पत्नी का नाम था, मल्ला सर्जा के पत्नी का नाम था चेन्नम्मा, रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा ने विद्रोह कर दी कि ना, हम अपने महाराज का क्षेत्र अंग्रेजों में, अंग्रेजी साम्राज्य को नहीं देंगे, वहां पर हम शासन करेंगे। तो रानी चेन्नम्मा विद्रोह कर दी। रानी चेन्नम्मा को जेल में बंद कर दिया गया। फिर कर्नाटक के उस समय गवर्नर हुआ करते थे रायन्ना, नोट में रायप्पा लिखा हुआ है, रायप्पा को रायन्ना कर लीजिएगा, रायन्ना, 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 रायन्ना हुआ करता था, रायन्ना, रायन्ना, रायन्ना। जब चेन्नम्मा को जेल में बंद कर दिया गया तो कर्नाटक के गवर्नर रायन्ना ने विद्रोह करने लगा और 1829 ईस्वी में जाकर के रायन्ना को भी पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया, बाद में जाकर फांसी पर लटका दिया गया। तो यहां पर तीन बात आपको याद रखना है। एक बात यह कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह किस राज्य में हुआ, दूसरी बात यह कब हुआ, और तीसरी बात यह इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह हुआ है कौन राज्य में? कर्नाटक। कौन राज्य में? कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह कौन राज्य में हुआ है?
कौन राज्य में? कितूर चेन्नम्मा विद्रोह कौन राज्य में हुआ है? आए कौन राज्य में? दूसरी बात, कब से कब? कब से कब? और इसके नेतृत्व करता थे चेन्नम्मा, रानी चेन्नम्मा और रायन्ना। रानी चेन्नम्मा और तो कितूर चेन्नम्मा विद्रोह के नेतृत्व करता आए, बोलिए ना हो। कितूर चेन्नम्मा विद्रोह के नेतृत्व करता, क्लियर। इसके बाद आगे है रामोसी विद्रोह। कौन विद्रोह? रामोसी विद्रोह। सब विद्रोह पढ़ाएंगे, यही है, आगे पीछे हो सकता है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं न है। अभी नहीं न कहिएगा, नहीं न कहिएगा। आप लोग नहीं कहते हैं, और आप लोग बढ़िया हैं इसलिए नहीं कहते हैं। रामोसी विद्रोह, चलिए आगे बताएंगे रामोसी विद्रोह, लेकिन उससे पहले जो है पिछले क्लास में हम कुछ बोले थे। मेरा सोमवार को जो क्लास हुआ था, बुधवार को तो बिट्टुए सर लिए थे, काहे कि मंगलवार को वो लिए नहीं थे, इसलिए बोले कि बुधवार को हम ही लेंगे। तो हम एक बात बोले थे सोच करके आने के लिए, कुछ याद है? होमवर्क सीरीज कैसे चलाया जाए जो प्रभावी हो, सोचे थे आप लोग? सोचे थे? अच्छा, जो सोचे थे खड़ा हो जाइए, तो जो सोचे थे खड़ा हो जाइए। बोलना चाहते हैं तो खड़ा हो जाइए, ठीक है। नहीं बोलना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। लड़की लोग को तो दिमाग ही नहीं होता है, तो सोचेगी क्या? दिमाग होता है आप लोग को? तो दिमाग होता है तो सोचे थे तो बोलिए उठ करके, तब समझेंगे। तो ये आप लोग साबित कर दिए कि आप लोग के पास दिमाग नहीं है। हाँ, बस 2 लड़का, हे भगवान, हम चाहते एक को लड़की नहीं सोची है, दिमागे ना, बेदिमाग है आप लोग जी। चलिए ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग के भी बातों को सुनिए ना, हमको सुनने दीजिए, बोलिए। तीन तरीका से, पहला 25 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन सब सब्जेक्ट से, हिस्ट्री में 3 है। इस क्लास में बोले थे ना कि होमवर्क देंगे नोट पे, ऐसा लिखने के लिए, वो ऑनलाइन होगा ना रोज आपके क्लास में भी ऐसा एंडर। उसके बाद दूसरा जो है मंडे को होता है डेली टेस्ट, लास्ट होता है टेस्ट उसका। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है घंटा पे मंडे को, उसके बाद बुधवार को एक सब्जेक्ट, जैसे अपराधिक तौर पहले खत्म हो गया, तो वहाँ से एक सब्जेक्ट रोज, उसमें एक टॉपिक हर बुधवार, और शुक्रवार को उसी के साथ साइंस का कोई एक सेक्टर। अब बहुत ज्यादा बोल दिए, इसमें खींच पीछ हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। देखिए थोड़ा सा जो है होमवर्क सीरीज जो है अभी जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, लेकिन आगे होमवर्क सीरीज को इतना बेहतर बनाएंगे ना कि उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। बोलिए आप क्लास का, अच्छा रुकिए ना, हाँ बोलिए ना, बोलिए, सुन क्या? हाँ अच्छा रुकिए, यहाँ पर हम एक बात बोलते हैं, जानते हैं, देखिए एगो बात बताते हैं। सैटरडे को टेस्ट लेते हैं ना, कल सैटरडे है ना, हो कल टेस्ट है, टेस्ट नंबर 22 होगा मेरे ख्याल से, 22 होगा ना। हम आपको बता रहे हैं उस टेस्ट में, अब जो है ओपन कर देते हैं ये बात, उस टेस्ट में क्वेश्चन कहां से दिए? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में स्पेशली पता है, दृष्टि क्विक बुक से दिए हैं। और उस टेस्ट में डिस्कशन कहां से लिखे हैं? दृष्टि क्विक बुक से लिखे हैं। अगर आप टोटल 35 टेस्ट होगा, टोटल 35 टेस्ट के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन को याद कर लेंगे, दृष्टि क्विक बुक, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपका क्लियर हो जाएगा। तो दृष्टि क्विक बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो टोटल 35 टेस्ट
22 टेस्ट हो गया है और 17-18 टेस्ट करवाएंगे। आप सिर्फ उसको याद कर लीजिए, दृष्टि क्विक बुक का सारा महत्वपूर्ण चीज उसमें होगा। दृष्टि क्विक बुक से वहां पर क्वेश्चन देते हैं, समझ गए? तो आपको जो है दृष्टि क्विक बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। दृष्टि क्विक बुक के जगह जो है जो टेस्ट लिए हैं, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन है, उसको आप रटिए, समझ गए? तो वहां से आपका दृष्टि क्विक बुक क्लियर हो गया। ठीक है, बोलिए अब आगे। है एक बार फिर से बोलिए। हाँ, उसका होमवर्क, हाँ अच्छा ठीक, आप बोलिए। अभी तक संतुष्टि नहीं मिला है, हमको अपने सोचना पड़ेगा, हमको अपने तरीका से ही लागू करना पड़ेगा। बोलिए। हाँ अच्छा ठीक ठीक, कुछ नहीं। बोलिए बोलिए, क्या बोले? हाँ हाँ हाँ, भूल गए, हे भगवान। हाँ अच्छा, हाँ सिलेक्टेड, हाँ हाँ। लड़की लोग कोई नहीं बोलेगी, एकदम सब बद दिमाग सब है। चलिए अब ऑनलाइन क्या बोल रहा है लोग, ये भी देखिए। जो पढ़ा दिए हैं वो सब रिवाइज करने के लिए एक लिमिट में, ठीक है, ये तो अच्छा बात है, कर बताऊंगा। ठीक है, ऐसा ही इकराम साहब आप बता दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप पे। सब एक सब्जेक्ट को साप्ताहिक टारगेट रखिए और उसमें और उसी से स्पष्ट करवा दीजिए। क्लास के नोट से ही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों को ही होमवर्क में चलाइए। चलिए अब दीजिए तो होमवर्क, आगे सोचेंगे होमवर्क सबके विषय में। क्या था इसमें होमवर्क? विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य था होमवर्क, लोधी वंश होमवर्क था, दोनों था। चलिए आगे सुनिए, अगला होमवर्क है दिल्ली सल्तनत प्रशासन। इसमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास, दिल्ली सल्तनत प्रशासन, दिल्ली सल्तनत प्रशासन। कितना क्वेश्चन है देखिए तो, कितना? नहीं नहीं 11 नहीं होगा, ज्यादा होगा, 26 क्वेश्चन है। हाँ रहने दीजिए, सिर्फ एक ही चैप्टर रहने दीजिए। नहीं दो, एक और कर लीजिए। कला और स्थापत्य में भी बहुत कम ही क्वेश्चन होगा। कितना क्वेश्चन है? 12। हाँ 2 चैप्टर, इससे देख लीजिए। यहाँ पूर्वावलोकन से होमवर्क दे रहे हैं। चैप्टर नंबर मध्यकालीन भारतीय इतिहास, चैप्टर नंबर 7 और 8, चैप्टर नंबर 7 और 8, 7 और 8, 7 और 8। चलिए जवाब दीजिए तो आप। बताइए तो, आगरा शहर की स्थापना कौन किया? सिकंदर। महाराणा
राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? खतौली के युद्ध में। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? वारंगल। कौन सा? सॉरी नागलपुर। नागलपुर। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय किस राजा ने दिया था? विजयनगर। किसने? प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहता था? देवराय द्वितीय के दरबार में रहता था। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी। कहाँ मिलता है? हम्पी में। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? यक्षगान। किसका? यक्षगान का। चलिए, इसमें क्या था? 1 से 30। इसमें था 1 से लेकर 30। अब अगला होमवर्क सुनिए। इसमें 30 से लेकर 60, 30 से लेकर 60, पेज नंबर 217 से पेज नंबर 217 से पेज नंबर 223, पेज नंबर 217 से पेज नंबर 223, पेज नंबर 217 से पेज नंबर 223, 217 से 223, क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 60, पेज नंबर याद रखिए 217 से 223, क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 60। आगे बताइए तो। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाए? अलाई दरवाजा। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? 1952 में। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस रिपोर्ट द्वारा स्थापित? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहां निर्मित की जाएगी? परभनी, महाराष्ट्र। गंधार कला शैली किसका किसका समन्वय है? भारतीय और। पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है? पारा जी। चेनमेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी रही है? टेबल टेनिस। एंकर शब्दावली कौन खेल में? रिले रेस। प्रथम अफीम युद्ध का समापन किस संधि के तहत? नॉन किंग। कौन संधि के तहत? एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था 1962। चलिए, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहां थी? कन्नौज। चलिए देखिए, अब इससे आगे जो है आपको देखिए, बात यह है कि जो है होता क्या है कि हम लोग जो है ना थोड़ा सा गुस्सा कर लेते हैं। ठीक है, हम हो या बिट्टू सर, हम लोग गुस्सा करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। देखिए, गुस्सा होने का एक कारण ये है कि जो है आपको एक तो युवा है, ठीक है। दूसरा कारण यह है कि देखिए हम लोग, आप पता कर लीजिएगा, अरे पूरा मार्केट ओपन है महाराज, पूरा मार्केट ओपन है, आप पता कीजिए ना जाकर के। जिस लेवल का हम लोग पढ़ाते हैं, जितना ईमानदारी से हम लोग आपको पढ़ाते हैं, उतना ईमानदारी से कोई टीचर नहीं पढ़ाता है, कोई टीचर नहीं पढ़ाता है। और जिस लेवल का हम लोग पढ़ाते हैं उस लेवल का कोई नहीं पढ़ाता है। गुस्सा होने का दूसरा कारण ये भी है। तीसरा, कम पैसा में जितना सुविधा हम आपको देते हैं, बहुत कम पैसा है, जितना सुविधा दे रहे हैं उसके मुताबिक हम बोल रहे हैं। आपका 35 गो टेस्ट ले रहे हैं, एक टेस्ट में आप फोटो स्टेट जाके निकालिए ना कितना होता है। सिर्फ फोटो स्टेट निकालिए, रूम रेंट, बिजली बिल, टेस्ट में आप आते हैं
पंखा चलता है, बिजली जलता है, स्टाफ लगता है। अब 3,000 4,000 रुपया दिए हैं, 5,000 फी है, 5,000 बहुत कम लोग दिए हैं, 3,000 4,000 मैक्सिमम लोग दिए हैं, ऑनलाइन में 2100 रुपया है, इतना सब चीज दे रहे हैं, इतना सब चीज करवा रहे हैं, फिर भी आप लोग का हम कौन आधार पे सुनेंगे? सुनने का कोई आधार ही न है। कौन चीज, कौन आधार पे आपका हम सुनेंगे? तो क्यों सुनेंगे हम आपका? समझे? तो इसलिए सुनना नहीं पसंद करते हैं, सुनाना पसंद करते हैं, सुनना नहीं। और जो पहले से निगेटिव है, जो पहले से निगेटिव है,